सभी श्रोताओं को कार्यक्रम में स्वागत। और भाई बहन, आप जानो ही हो कि समय समय पर आपने में विभिन्न विषयां लेर जानकारी दिलवाता रहा हाँ। आज भी जानकारी को सिलसिलो जारी रखता तक मैं लेर आया हाँ एक विषय, कद्दू वर्गीय सब्जियों में पौध संरक्षण कार्य कैसे करें। और इन विषय पर जानकारी देवा के वास्ते अपने साथ कार्यक्रम में है कल्याण दत्त वर्मा, कृषि अधिकारी, कीटनाशी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला दुर्गापुरा जयपुर। तो कल्याण दत्त जी, राम राम, कार्यक्रम में स्वागत। राम राम साहब। इससे पहले कि आप जो सब्जियों में पौध संरक्षण कार्य किया कराएं पे बात करा, कोई भी फसल आप करा, चाहे आप सब्जियां की फसल करा, चाहे फला को उत्पादन कर रहा है, चाहे कोई अनाज को उत्पादन कर रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो खेत की तैयारी हुआ करे। तो यदि बात करें कद्दू वर्गीय सब्जियां के लिए खेत की तैयारी की, तो किस तरीका से करनी चाहिए? कद्दू वर्गीय फसलों की बात करें या किसी और फसल की बात करें हम जी, तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सर्वप्रथम खेत की तैयारी। हम खेत की तैयारी किस प्रकार से करते हैं? खेत की तैयारी एक प्रकार से बोई जाने वाली फसल की भूमिका है, एक आधारशिला है, एक नींव है कि हम किस प्रकार से हम खेत की तैयारी करते हैं। और खेत की तैयारी करने के बाद में हम उसमें जो बीज डालते हैं वो खेत की तैयारी के ऊपर उसका उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण है और वो उसी पे उसका उत्पादन निर्भर करता है। जी, सबसे पहले खेत की तैयारी में कद्दू वर्गीय फसलों के लिए 400 से 500 क्विंटल गोबर की खाद, उसमें गर्मी की जुताई करके उसके अंदर बुआई से पूर्व मिला दें और इसके पश्चात 100 किलो डीएपी और 60 किलो यूरिया अंतिम जुताई के समय खेत के अंदर ऊर करके उसके अंदर डाल दें। और बीज के बुआई के 30 से 35 दिन के बाद में 50 किलो यूरिया प्रति हेक्टेयर दे करके सिंचाई कर दें। और जो खाद हमें दिया जाना है वो उस भूमि के ऊपर भी निर्भर करता है। ये हमें निश्चित रूप से मृदा की जांच करवा करके उस जांच रिपोर्ट के अंदर जितने पोषक तत्व की उपलब्धता है और उस फसल को कौन कौन से पोषक तत्वों की कितनी मात्रा में आवश्यकता है, उतनी ही मात्रा में हमें पोषक तत्व उस जमीन में डालने चाहिए। जी, देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण और भी है कि जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो मुख्य पोषक तत्व हैं, इसके अलावा फसल को सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है, जैसे जिंक, फेरस, बोरान, मैग्नीज, मैग्नीशियम। ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व हैं जो फसल को बढ़वार उत्पादन देने के लिए अति आवश्यक है। इनका भी हमें ध्यान रख करके इनकी भी जमीन में हमें पूर्ति करनी चाहिए। जी, तो यह तो बात हुई खेत की तैयारी की, लेकिन अपन कत्ती भी तैयारी करना और यह है कि बीजोपचार भी करा और कीटनाशी भी दवाएं भी मिलावा हाँ जमीन में, लेकिन उनके बाद भी बहुत सारा जो कीट है वो फसलों ने बहुत नुकसान पहुंचा दे। तो यदि कद्दू वर्गीय सब्जियां की अपन बात करें तो कौन कौन सा प्रमुख कीट है जो सब्जियां ने नुकसान पहुंचाए और किस तरीका से नुकसान पहुंचाए? देखो, प्रत्येक फसल में कीट व्याधियों का प्रकोप होता है और कीट व्याधियों का प्रकोप होने से उसका फसल का जो उत्पादन है काफ़ी निर्भर करता है। सभी फसलों में अलग अलग प्रकार के कीट व्याधि लगते हैं और उनका नियंत्रण भी अलग अलग प्रकार से है और उनका नुकसान करने की जो प्रक्रिया है और जो मात्रा है वो भी अलग अलग होती है। इसी प्रकार से हम कद्दू वर्गीय सब्जियों की हम बात करें तो उसमें लाल भृंग, फल मक्खी, इपिलेक्सना बीटल, वरुथी, चेपा, ये प्रमुख कीट है इसके अंदर। और इन कीटों का प्रकोप होते समय यदि हम नियंत्रण कर लेते हैं तो हमें फसल में होने वाले नुकसान से हम बचा जा सकता है। जी, ये कीट फूल, फल, पत्तियों को काट करके उनमें छेद करके और उनमें जो भोजन बनाने की जो क्षमता है उसके ऊपर विपरीत प्रभाव डाल करके उनके क्लोरोफिल को खा करके उनके फल के अंदर घुस करके उनकी गुणवत्ता में, उनके वृद्धि और विकास में, उत्पादन पे विपरीत प्रभाव डालता है। इस प्रकार से किसानों को इनके प्रकोप से भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। जी, तो यह बात होगी वहाँ कीटा की जो सब्जियां ने, कद्दू वर्गीय सब्जियां ने बहुत नुकसान पहुंचाया करे सब्जियां ने। और जो भी फसल है उन्हें बचाव के लिए आप बात करें कि जहाँ बीजोपचार भी किया करे बुआई से पहले, तो बीजोपचार कद तो महत्वपूर्ण हुआ करे और कहीं हुआ करे, थोड़ा सा बताओ इनके बारे में। देखो, जो बीज उपचार का जो विषय है ये हालांकि अभी बीज उपचार का समय नहीं है जी, लेकिन ये बीज उपचार एक ऐसा विषय है जो अभी हमारी फसलों में कद्दू वर्गीय, खास करके कद्दू वर्गीय फसलों में जो लगने वाले कीट व्याधि है उनका प्रकोप ना हो,
तो किसान भाइयों को हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई भी फसल हो या कद्दू वर्गीय फसल हो, जब भी हम बुआई करें तो बुआई से पूर्व हम उस फसल का जो बीज है उसका बीज का उपचार जरूर करें। क्योंकि बीज का उपचार इसलिए जरूरी है कि फसल में लगने वाले जो मुख्यतः जो रोग है वो मिट्टी, बीज, हवा इनके माध्यम से फैलते हैं और फसलों को बीज जनित जो मृदा जनित इन फसलों में जो लगने वाले जो कीट रोग हैं इनको बचाने के लिए बीज को बुआई से पूर्व कुछ रासायनिक, जैविक कीटनाशी एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कुछ जैव उर्वरकों से उपचारित करते हैं, जिसे बीज उपचार या बीज में टीका लगाना कहते हैं। जैसे हम कद्दू वर्गीय फसलों की हम बात करें तो बीजों को कार्बोसल्फान 25 DS 3 ग्राम या कार्बनडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचारित करना चाहिए, जिससे कि जो बाद में उनके अंदर जो कीट व्याधियों का प्रकोप होने वाला है उससे काफ़ी हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। मैं बातचीत कर रहे हैं कद्दू वर्गीय सब्जियों में पौध संरक्षण कार्य की तरीका से करें विषय पर, और जानकारी दे रहा है अपने साथ में कल्याण दत्त वर्मा जी। वर्मा जी, अब मैं ये जानना चाहूँगा कि जो कद्दू वर्गीय फसला है या में यदि समन्वित नाशी जीव प्रबंधन करना है तो की तरीका से किसान भाई बहन अपनाना चाहिए? देखो, समन्वित नाशी जीव प्रबंधन प्रणाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रणाली है और इसके माध्यम से यदि किसान भाई शुरू से ही सावचेत रहता है, जागरूक रहता है, तो हमें ये प्रणाली हम शुरू से ही अडॉप्ट करते हैं, अपनाते हैं, तो निश्चित रूप से वर्तमान में जो कीट व्याधियों का फसल में जो प्रकोप होता है उससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है जी। ये एक प्राकृतिक तरीका है कीटों को नियंत्रण करने का, और इसमें शुरू से लेकर के फसल कटाई तक सभी प्रकार की जो कीट नियंत्रण की जो विधियां हैं, जैसे यांत्रिक, जैविक, रासायनिक, ये सारे तरीके एक दूसरे के पूरक के रूप में काम में लिए जाते हैं और इन कीटों की संख्या को फसल में आर्थिक दहलीज स्तर से पहुंचने से पूर्व ही नियंत्रण रखा जा सके कि कीट व्याधियों का प्रकोप फसल में ना हो, उससे पूर्व ही ये सारी विधियां हम प्रारंभ कर देते हैं, जिससे वो स्टेज, वो स्थिति नहीं आवे जिससे कि हम कीट व्याधियों की संख्या बढ़ने पर हमें बाजार से दवाइयां ला करके, कीटनाशी ला करके स्प्रे करना पड़े। इससे हम बच सकते हैं। वर्मा जी, बहुत बढ़िया जानकारी आप दे रहे हो मका भाई मैडम। अब आप जानकारी ली थी कि भाई जो समन्वित नाशी जीव प्रबंधन है वो कहीं है कि तरीका से किसान भाई अपना सके, लेकिन बात करा इनका लाभ की, तो कई लाभ है ये प्रणाली ने अपनावा का? देखो, समन्वित नाशी जीव प्रणाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रणाली है और इस पे हर किसान भाई को जाना चाहिए। इस विधि पे जी, इस विधि पे यदि हम जाएंगे तो ये किसान के लिए व्यक्तिगत रूप से ही फायदेमंद नहीं है, ये किसान, देश, समाज और देश में व्याप्त समूची जनसंख्या के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फायदेमंद है जी। तो इससे, इस विधि को अपनाने से जो इकोसिस्टम है हमारा पारिस्थितिकी, इससे पर्यावरण को सुरक्षा मिलती है, पर्यावरण दूषित नहीं होता है, और दूसरा जो है कीटनाशी रसायनों के जो विषैले प्रभाव है वो जमीन पे, वायुमंडल पे, मानव स्वास्थ्य पे, इन पे किसी पर भी नहीं आते हैं। और समन्वित नाशी जीव प्रणाली IPM प्रणाली को अपनाने से इन सब में सुरक्षा मिलती है। तीसरा जो है मानव स्वास्थ्य पर होने वाले जो दुष्प्रभाव है जी, मानव स्वास्थ्य, क्योंकि आज हम जब भी कोई कीट बीमारी लगती है तो सीधा हम कीटनाशी रसायनों पे जाते हैं और कीटनाशी रसायनों का भी हम एक संतुलित मात्रा में और एक संस्तुत जो मात्रा है उसका उपयोग न करके किसान भाई अंधाधुंध तरीके से उपयोग करते हैं और अत्यधिक मात्रा में उपयोग करते हैं। उससे बच करके हमें मानव स्वास्थ्य का भी हमें ध्यान रखना चाहिए और मानव स्वास्थ्य के हितकर IPM प्रणाली है, तो इस IPM प्रणाली को हम अपनाना चाहिए। तो हम कीटनाशी रसायनों के ऊपर न जा करके हमारे जो जैविक रासायनिक जैविक जो कीटनाशी है जी, जैविक कीटनाशी है, उनका हमें उपयोग करना चाहिए। और इसमें इसका उपयोग करने से, IPM प्रणाली को अपनाने से कीटों की प्रतिरोधक एवं प्रजनन क्षमता भी बहुत प्रभावित होती है जी।
और हमें जो खाद्य पदार्थ हैं जो हम रोज़मर्रा के ज़िंदगी में हम चाहे दाल हो, सब्जियां हो, अनाज हो, तेल हो, जो भी हैं हम रोज़मर्रा की जो उपभोग करते हैं रोज़मर्रा के जीवन में, उनमें वो हमें विषरहित प्राप्त होते हैं, एकदम शुद्ध प्राप्त होते हैं। इनमें किसी प्रकार का कोई विपरीत या फिर हानिकारक प्रभाव नहीं होता है आईपीएम प्रणाली के अपनाने से। जी। अगला जो है ये उत्पादन लागत जो है, क्योंकि आज कीटनाशी रसायन जो है बहुत महंगे मिलते हैं और उनको उपयोग न करके हम यदि घर पे भी कीटनाशी रसायन, जैविक कीटनाशी रसायन तैयार करके यदि हम उपयोग करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत सस्ते पड़ेंगे और साथ ही साथ हमारे उत्पादन क्षमता जो है उसमें वृद्धि होगी और जो हमारी उत्पादन लागत है उसमें भी बहुत कमी आएगी। इसी प्रकार से निर्यात में वृद्धि करने में भी सहायक है, क्योंकि जब कीटनाशी रसायनों की मात्रा हम जो निर्यात कर रहे हैं उसके अंदर ये कीटनाशी रसायनों का अवशेष यदि मौजूद नहीं होगा तो कोई भी देश हमारे उत्पाद को खरीदने के लिए आगे आएगा। और यदि कीटनाशी रसायनों की मात्रा उसमें ज़्यादा है तो वहाँ निर्यात करने के बाद में, वहाँ संबंधित देश में पहुँचने के बाद में भी हमारा जो उत्पाद है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो हमें इस प्रकार से भी हमें नुकसान होगा। तो हम आईपीएम प्रणाली से इन सब चीज़ों से भी हम बच सकते हैं। तो आईपीएम प्रणाली हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सुगम तरीके से इसको हम अपना सकते हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हो वर्मा जी। आप बात कर रहे हैं कीटा की और जीवा की आंका प्रबंधन की। अब आप जानकारी भी ली कि कौन कौन सा कीट है जो वहाँ की सब्जियाँ, जो खास तौर से कद्दू की सब्जियाँ हमारे बहुत नुकसान पहुँचाए। तो नुकसान की आप बात कर रहे हैं और कीटा की आप बात करिए। अब बात कर रहे हैं नियंत्रण की। तो यदि यहाँ सब्जियाँ में लागू वाला यहाँ कीटा को नियंत्रण करना तो किन तरीका से करना चाहिए? देखो, कद्दू वर्गीय फसलों में मुख्य रूप से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कीट हैं जो इनके अंदर लगते हैं, जैसे लाल भृंग है, पत्ती भक्षक लट है, फल मक्खी है, चेपा है। ये महत्वपूर्ण कीट हैं जो फसल में नुकसान करते हैं जी। लाल भृंग जो है ये नारंगी चमकीले रंग वाला एक भृंग होता है जिसकी गर्भ सुंडी और इसके भृंग, इसकी प्रौढ़ और लट दोनों अवस्था ही इस फसल में काफी नुकसान करती हैं, कद्दू वर्गीय फसलों में जी। तो इस कीट की गर्भ जो है जमीन में रहकर जड़ तथा जमीन के पास वाले तने को नुकसान करती है, जबकि इसके प्रौढ़, इसकी जो उड़ने वाले जो कीट है, प्रौढ़ है, जो भृंग है, वो पत्तों एवं फूलों को खाकर नुकसान पहुंचाते हैं। ये कीट छोटी अवस्था में अधिक नुकसान करता है जी। तो इसके नियंत्रण के लिए हमें गर्मी की गहरी जुताई करनी चाहिए। फसल पर जो फसल की जो बुआई है उसमें प्रतिरोधी किस्मों का, जिसमें इन कीट का प्रकोप ना हो, ऐसी किस्मों का चयन करके हमें बुआई करनी चाहिए और फसल को खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए। क्योंकि फसल के अंदर खरपतवार होते हैं तो उसी प्रकृति के, उसी कुल के जब खरपतवार होते हैं तो उनमें भी उनको रहने का एक आश्रय मिलता है, एक जगह मिलती है। तो उससे इस प्रकार के कीटों की संख्या बढ़ जाती है और फसल को भारी मात्रा में नुकसान होता है जी। तो इसके नियंत्रण के लिए प्लास्टिक की बोतल, ट्रैप में कीटनाशी युक्त लकड़ी ब्लॉक 25 से 30 बोतल प्रति हेक्टेयर लगाना चाहिए, जिससे कि इस प्रकार के जो कीट है उसमें फंस करके हम उनको ट्रैप कर सकते हैं जी। और फिर उसके बाद में उनको नष्ट कर देंगे जी। इसी प्रकार से पत्ती भक्षक जो लट है ये भी जन्म से ही जो हरे भाग हैं उनके ऊपर अपना जीवन निर्वाह करती है और फूल फल पत्ती को खाकर के नुकसान करती है और इसका लार्वा फलों में छेद करके अंदर घुस जाता है और जिससे फल खाने योग्य नहीं रहते हैं और किसान को भारी मात्रा में नुकसान होता है। इसके नियंत्रण के लिए भी जो लटे हैं इनको किसान को चाहिए कि वो बिना कीटनाशी रसायनों का छिड़काव किए इनको समय समय पर जब भी वो कीट दिखे खेत में घूम करके उनको इकट्ठा कर लें और कीट की उग्र अवस्था होने पर एक जैविक कीटनाशी है बेसिलस थुरिंजेंसिस बीटी जी। बेसिलस थुरिंजेंसिस कट्स की 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें, जिससे कि इसका नियंत्रण हो जाएगा
और मानव स्वास्थ्य पर भी किसी प्रकार का बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी। इसी प्रकार से फल मक्खी लगती है इसके अंदर, ये फलों के अंदर घुस करके नुकसान करती है और फलों को विकृत कर देती है। तो किसान को बाजार भाव नहीं मिल पाता या सस्ती बिकती है, ग्राहक नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसका नियंत्रण करना भी बहुत ज़रूरी है। तो प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव करें, खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें, जी। फल मक्खी से ग्रस्त फलों को एकत्रित करके नष्ट कर दें, क्योंकि उसके अंदर ये फल मक्खी घुस जाती है और उन फलों को हम खुला छोड़ देते हैं, तो वो वहीं से अपनी एक नई जनरेशन, नई संतति चल करके फिर आगे दूसरे फलों को भी संक्रमित करती है। इस प्रकार से उनको भी इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। तो रासायनिक उपचार हेतु गुड़ या मोलासिस के 10% के घोल में मेलाथियोन 50% EC 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके छिड़काव करें। आवश्यकता होने पर 10 दिन के अंतराल पे फिर हमें इसको दोहराना चाहिए, इसका नियंत्रण हो जाएगा। इसी प्रकार से चेपा जो है फूल पे, पत्ती पे, फल पे, इन सब पे चिपक जाता है और चिपक करके उसका रस चूसता है और रस चूस करके उसमें जो भोजन बनाने की क्षमता है पौधे में वो कम हो जाती है और उसकी वजह से उसका जो उत्पादन है वो एकदम घट जाता है और किसान को भारी मात्रा में नुकसान होता है। तो समय पर इसका नियंत्रण भी बहुत ज़रूरी है। तो खेत में खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए। जो नत्रजनीय जो उर्वरक है जैसे यूरिया, तो इस प्रकार के उर्वरकों की मात्रा यदि खेत के अंदर ज़्यादा होती है तो निश्चित रूप से चेपा की जो आक्रमण की जो क्षमता वो बढ़ जाती है जी। और उससे किसान को काफ़ी मात्रा में नुकसान होता है। तो ये संतुलित मात्रा में ही नाइट्रोजन उर्वरकों का उपयोग हमें करना चाहिए, आवश्यकता अनुसार ही सिंचाई करनी चाहिए। तो इसके नियंत्रण के लिए नीम के बीजों का पाउडर 5% घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा रासायनिक उपचार मेलाथियन 50 EC 2 ml प्रति लीटर की दर से घोल बना करके छिड़काव करना चाहिए। आवश्यकता होने पर 15 दिन के अंतराल पे इसको पुनः दोहराना चाहिए। जी। कहीं सूत्रकृमि से भी जो कद्दू वर्गीय सब्जियां में नुकसान पहुंचे, उनको नियंत्रण करना तो किस तरीका से करें? बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल आपने किया है। सूत्रकृमि चूंकि पौधों की जड़ों में लगता है और किसान इसको पहचान नहीं पाता है कि क्या समस्या आ गई, ये कहाँ से हो रहा है जी। कोई, और वो किसान को आंखों से दिखाई भी नहीं देता है सूत्रकृमि। तो इसका प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके प्रबंधन के लिए हमें ग्रीष्मकालीन जुताई बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो ग्रीष्मकालीन जुताई करने से सूत्रकृमि ही नहीं, जमीन में और भी जो हानिकारक कीड़े मकोड़े होते हैं और जो नुकसानदायक जो रोगाणु होते हैं वो काफ़ी मात्रा में ग्रीष्म जुताई करके हम इसका नियंत्रण कर सकते हैं। इससे 15 से 25 सेंटीमीटर के 2 बार गहरी जुताई करें। इससे सूत्रकृमियों की संख्या में काफ़ी कमी आएगी और मृदा में नमी हो जाती है, इससे सूत्रकृमि की संख्या भी कम हो जाती है जी। इसी प्रकार से दूसरी जो विधि है वो मिट्टी सौरीकरण, ये सॉइल का सोलराइजेशन करते हैं इसमें। तो सबसे पहले मिट्टी को समतल किया जाता है और समतल करके उसमें खेत में हल्की सिंचाई करते हैं और सिंचाई करने के बाद में एक पतली पारदर्शक पॉलीथीन की एक लेयर उसके ऊपर लगा देते हैं, उससे ढक देते हैं और चारों किनारे जो पॉलीथीन के हैं वो एकदम मिट्टी से ढक देते हैं और उसके अंदर एक बहुत अत्यधिक मात्रा में उष्णता, एक गर्मी पैदा होगी और गर्मी पैदा होने से जो हानिकारक रोगाणु, जीवाणु समझो या फिर खरपतवारों के बीज समझो या खरपतवार समझो या फिर ये इस प्रकार का जो सूत्रकृमि है ये भी उससे काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। इसको नियंत्रण कर सकते हैं इससे जी। और इसी प्रकार से दूसरी जो विधि है जैव कारकों का प्रयोग करके, तो रासायनिक विधियों पर ही हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले हम जैव कारकों को ही इस्तेमाल करके देखना चाहिए। एक अंतिम हथियार के रूप में रासायनिक विधियों का हमें उपयोग करना चाहिए और ये बहुत ही किसान के लिए फायदेमंद होता है, मानव स्वास्थ्य के लिए हितकर होता है जी। इसमें जैव कारक जैसे ट्राइकोडर्मा है, स्यूडोमोनास है, क्लाइमेडोस्पोरियम है इत्यादि, इस प्रकार के जो है इनसे हमें बीज उपचार के रूप में भी करने से बहुत फायदा मिलता है, किसान के लिए काफ़ी लाभप्रद साबित होता है। अंतिम रूप में फिर रासायनिक उपचार के में हमें जाना चाहिए जो यदि संक्रामकता को रोकने के लिए सूत्रकृमि
खेत के अंदर बढ़ जाते हैं तो कार्बोसल्फान 25 DS 3 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीज उपचार करना चाहिए। रोग की अधिकता होने से कार्बोफ्यूरान 3G 2 किलोग्राम सक्रिय तत्व की मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करनी चाहिए। इससे सूत्रकृमियों पर काफ़ी हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। जी, सूत्रकृमि की आप बात करी और कीटा की आप बात करी। रोगा की यदि आप बात करें तो जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं वहाँ में कौन कौन सा रोग है जो जहाँ से नुकसान पहुँच सके है? देखिए, कद्दू वर्गीय जो फसल है इसमें मुख्य रूप से तुलासिता, चूर्णी लासिता, झुलसा, कुकुम्बर मोजेक, ये मुख्य रूप से इन फसलों में, कद्दू वर्गीय फसलों में लगते हैं और ये फसल को काफ़ी मात्रा में ये रोग लग करके नुकसान पहुंचाते हैं। रोगों का तो आप नाम बताया और किसान भाई बहना ने ये नाम सुनिया भी है, जानता भी होगा, लेकिन अब बात करें नियंत्रण की, तो किस तरीका से यहाँ रोगों को नियंत्रण कर सके मका भाई बहन? देखो, जो मैं अभी रोगों को नाम बतायो, कीट और रोग दो अलग अलग तरीका का वो आग्रह है, क्योंकि कीट न तो हम आँखें आंसू देख सका हाँ, लेकिन रोग न सिर्फ आप लक्षणा न देख रही पहचान सका हाँ। तो उसके लिए तुलासिता एक डाउनी मिल्ड्यू कीट इसको बोलते हैं, तो प्रतिरोधक किस्मों का ही हमें चुनाव करना चाहिए। और बीज को कार्बनडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से हमें बीजोपचार करना चाहिए जी। खड़ी फसल में मैनकोजेब 75% WP 0.2% या मेटालेक्सिल 8% प्लस मैनकोजेब 64% WP 0.25% का घोल या क्लोरोथेनोलिल 0.2% या जिनेब 0.3% का घोल बना करके छिड़काव करना चाहिए। इससे तुलासिता पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इसी प्रकार से जो अगला जो रोग है चूर्णी लासिता जी। चूर्णी लासिता खरपतवारों से फसल को मुक्त रखें, फसल के अंदर खरपतवार नहीं पनपने दें, फसल चक्र का उपयोग करना चाहिए और कैलेक्सिन 0.1% या डाइनोकेप 48% 48% 0.03% या फ्लूसिलेजोल 40% EC 0.02% का घोल बना करके छिड़काव करना चाहिए। आवश्यकता पड़े तो इसको 10 दिन के अंतराल पे इसका पुनः छिड़काव करना चाहिए। इसी प्रकार से जो झुलसा जी रोग है, ये इसके नियंत्रण के लिए कार्बनडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीज उपचार करना चाहिए और मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से पानी में घोल करके फसल पर छिड़काव करना चाहिए। इसी प्रकार से जो मोजेक रोग लगता है, इससे मोजेक में पत्तियां सिकुड़ जाती है जी और पत्ती का जो शेप है वो विकृत हो जाता है और ये मुख्य रूप से एफिड, जेसिड, माइट्स इनकी वजह से फैलता है मोजेक जी। तो कहते हैं कि चोर को क्या मारो, चोर की नानी को मारो। तो इसको जो फैलाने वाले हैं वो है एफिड, जेसिड और माइट्स। इनकी वजह से वायरस अपने साथ में ये लेकर के आते हैं और वायरस की वजह से ये मोजेक रोग फैलता है। तो इसके नियंत्रण के लिए मोनोक्रोटोफास या मिथाइल डेमेटोन 25% EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर या मेलाथियान 50% EC 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में पौध संरक्षण कार्य कैसे करें? कल्याण दत्त वर्मा जी, आप अपना अमूल्य समय निकाल और वहाँ का कार्यक्रम में पधारिया और वहाँ का भैया बहना ने ये विषय पर जानकारी दी, इनके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।